गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, जैसा कि अपनी स्टोरी चल रही थी फेयर प्ले, हमारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट थर्ड का भी हमने 9, 10 और 11 पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। आज से हम हमारा जो है वो 12 पॉइंट जो है पार्ट थर्ड का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया था कि बूढ़ी आंटी जो थी जुम्मन शेख की, वह मामले को जब पंचायत में लेकर जाती हैं और वह अपने मामले की सुनवाई के लिए पंच जो है वह जुम्मन शेख के सबसे प्रिय मित्र अलगू चौधरी को चुनती हैं। लेकिन अलगू चौधरी जब पंच चुना जाता है तो वह जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से फैसला लेता है। वह साफ साफ फैसला सुना देता है। वह ये नहीं करता कि दोस्त है तो गलत होने के बाद भी दोस्त का साथ नहीं देता, बल्कि वो सच का साथ देते हुए कहता है कि जुम्मन, या तो आप मौसी को हर महीने का अलग से किराया खर्चा दे दो जिससे वह अपना भोजन कर सके और ढंग से रह सकें, और यदि आपकी आमदनी इतनी नहीं है तो आप उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद उन्हें वापस लौटा दें ताकि वह अपने लिए कोई इंतज़ाम कर पाएँ। और उस फैसले के बाद से ही उन दोनों मित्र, जो कि बहुत ज़्यादा परम मित्र कहे जाते थे, पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल देता था, उनकी दोस्ती हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब मित्रता समाप्त होने के साथ साथ अब जुम्मन तो अलगू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा था और वह मौके की तलाश करने लगता है कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं अलगू से इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जो है अलगू चौधरी का भाग्य इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसके साथ एक दुर्घटना घटित होती है। अलगू चौधरी के पास एक बहुत ही खूबसूरत बैलों का जोड़ा था, जिस बैल में से जो है एक बैल की मौत हो जाती है। अलगू चौधरी सोचता है कि या तो उसके जितना ही सुंदर और मजबूत दूसरा बैल खरीद ले या फिर वह उस बैल को बेच दे। जब उसे दूसरा बैल उतना ही मजबूत और अच्छा नहीं मिलता है तो वह अपने बैल को बेचने का निर्णय करता है और वह उसी गांव में रहने वाले एक कार ड्राइवर, जो कि गाड़ी चलाया करता था, गांव से सामान जो है वो बाजार लेकर जाया करता था शहर को, उस कार ड्राइवर जिसका नाम था समझू साहू, उसे वह अपना बैल बेच देता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य इतना खराब था क्योंकि समझू साहू के द्वारा बैल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। वह खाने के लिए तो बैल को बहुत कम देता था और बहुत ज़्यादा मेहनत उससे करवाया करता था, जबकि अलगू चौधरी के घर में बैलों को काम करने की ज़्यादा आदत नहीं थी, क्योंकि 6 महीने में एक बार फसल जोतने के लिए ही बैलों को बाहर निकाला जाता था। बाकी अलगू चौधरी उन्हें अपने घर में बड़े आराम से रखता था। तो 1 महीने के अंदर अंदर ही जो है उस बैल की मौत हो जाती है। अभी अलगू चौधरी को अपने बैल के पैसे भी समझू साहू से नहीं मिले थे, क्योंकि उनके बीच में ये समझौता हुआ था कि वह 1 महीने के बाद जो है वह उस बैल के पैसे देगा। लेकिन पैसे देने से पहले ही उस बैल की मौत हो जाती है। कई महीने गुजर जाते हैं। कई महीनों के बाद एक दिन अलगू चौधरी जो है वह समझू साहू के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने अभी तक मेरे बैल के पैसे नहीं चुकाए हैं। तो जैसे ही अलगू उन्हें पैसे की याद दिलाते हैं तो समझू साहू और उनकी पत्नी दोनों ही जो है वह अलगू चौधरी पर बरसने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, उन पर क्रोधित करते हुए उन पर उनका तिरस्कार करते हैं, बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि इतना मनहूस बैल तुमने हमें बेचा जिसने हमारे जीवन भर की सारी पूंजी बर्बाद कर दी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, या तो बस इतना कर सकते हैं कि तुम्हारे बैल का इस्तेमाल हमने 1 महीने के लिए किया था, तुम भी हमारे पास एक बैल है, उस बैल को खोल कर ले जाओ, 1 महीने अपने पास रखना और वापस उसे लौटा देना। अलगू चौधरी बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन समझू साहू साफ साफ उसे पैसा देने से मना करते हुए और ज़्यादा जो है वो गुस्सा प्रदर्शित करता है। आखिरकार अलगू निश्चित करता है कि अब उसे इस मामले को पंचायत तक लेकर जाना ही होगा। यह उस गांव में दूसरी बार था जो कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी बार पंचायत की जो गठन की तैयारियां चल रही थी। अब दोनों ही पक्ष, समझू साहू और जो अलगू चौधरी थे, वो दोनों ही पक्ष अपने अपने तरफ से सहारा लेने के लिए लोगों से मिल रहे थे ताकि उनका पक्ष लेने के लिए लोग तैयार हो जाएं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इससे आगे का पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियान ट्री। पंचायत का गठन उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुआ। पंचायत का जो गठन था वो वहीं पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ही पंचायत लगाई गई। हेल्ड होना यानी मनोनीत करना या गठन करना। बैनियान ट्री आपको बता ही दिया था, बरगद का पेड़। अलगू स्टूड अप एंड सेड। पंचायत जब शुरू होती है तब अलगू खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि
ईश्वर की आवाज़, जो पंच की आवाज़ जो है, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, पंच की आवाज़ में भगवान निवास करता है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। तो देखिए यहाँ पर जो है विल अबाइड का मतलब होता है मानूंगा, स्टूड अप होना यानी खड़ा होना, बैनियान यानी बरगद का पेड़, चांस यानी मौका। तो देखिए ये वर्ड आपको सारे बता दिए मैंने। तो देखिए यहाँ पर अलगू चौधरी जो है वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि पंच के हृदय में ईश्वर का निवास होता है, पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ के समान होती है। इसीलिए मैं साहू को ये अवसर देता हूँ कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए जिसे चाहे वो पंच के लिए चुन ले, वो जिसे चाहे वो पंच चुनने दे, साहू को सरपंच चुनने का मौका दिया जाए और मैं उनका निर्णय मानूंगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, डिसीजन यानी निर्णय, विल अबाइड यानी मानूंगा, मैं उनका निर्णय मान लूंगा, अर्थात वो जिसे भी पंच के लिए चुनेंगे मुझे वो मंजूर होगा। 13 साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने जैसे ही मौका देखा, चांस यानी मौका, और प्रपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित करना, प्रपोज्ड करना यानी प्रस्तावित करना। साहू को जैसे ही मौका मिला तो साहू ने मौका देखते ही सरपंच पद के लिए या पंच पद के लिए जुम्मन का नाम प्रस्तावित कर दिया। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, कि साहू ने जैसे ही मौका देखा वैसे ही पंच के पद के लिए जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रख दिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पैल, पैल यानी होता है पीला पड़ जाना, और हार्ट सैंक का मतलब होता है दिल बैठ गया। सैंक यानी डूबना होता है वैसे तो, सिंक हो जाना, डूब जाना, लेकिन यहाँ हार्ट सैंक है, इसका मतलब है दिल बैठ गया। कि अलगू ने जैसे ही ये नाम सुना कि उसके मामले की सुनवाई के लिए जुम्मन को चुना गया है, तभी अलगू का दिल बैठ गया, उसका पूरा चेहरा जो था वो चिंता के मारे पीला पड़ गया था। अलगू का हृदय बैठ गया, दिल बैठ गया और वह पीला पड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बट लेकिन, वॉट यानी क्या, कुड ही डू यानी कर सकता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो कुछ कर तो सकता नहीं था। इसीलिए क्योंकि उसने खुद ने ही समझू साहू को ये कहा था कि वो जिसे चाहे वह अपने इस मामले की सुनवाई के लिए सरपंच चुन सकता है। और अब समझू साहू के द्वारा सरपंच के पद के लिए जो है वो जुम्मन शेख को चुन लिया गया था। वही जुम्मन शेख जो कि कभी अलगू का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन मौसी के मामले की सुनवाई के बाद वही जुम्मन जो कि अलगू से को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा था और वह अलगू से बदला लेने का मौका ही ढूंढ रहा था। अब जुम्मन को वो मौका मिल चुका था कि वह अलगू से अपना बदला ले सके। तो देखिए 14 पॉइंट, द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, आखिर वो मौका आ ही गया, जब जो है वह क्षण आ ही गया जब जुम्मन जो है इस मामले की सुनवाई के लिए अब पंच बन चुका था। द मोमेंट यानी क्षण या पल, तो और बिकम यानी होता है बनना या बना, कि ये पल आ ही चुका था जिस पल अब जुम्मन जो है वह अलगू के मामले में पंच चुना गया था, पंच बन गया था। लेकिन जैसे ही अब तक जुम्मन यही सोचता था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अलगू से बदला लूँगा, लेकिन जैसे ही जुम्मन को उस पोस्ट के लिए चुना जाता है जिस पोस्ट के लिए कभी अलगू को चुना गया था, जब आज जुम्मन को चुना जाता है तो जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। वही एहसास जो कि अलगू को हुआ था, और उसने निष्पक्ष रूप से जुम्मन के खिलाफ फैसला ले लिया था। यहाँ पर जैसे ही जुम्मन को पंच के पद के लिए चुन लिया जाता है और जैसे ही जुम्मन पंच बनता है तो उसे रियलाइज्ड होना यानी महसूस करना, आभास होना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियाँ। एक जज की क्या गरिमा होती है, एक न्यायाधीश, जज यानी होता है न्यायाधीश। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। एंड हिज ऑफिस, तो ये ऑफिस का मतलब है यहाँ पर पद, कि जैसे ही जुम्मन पंच बना उसे एक जज की जिम्मेदारी या एक न्यायाधीश की जिम्मेदारी और उस पंच की जो पदवी होती है, उसकी जो पोस्ट होती है, उसकी गरिमा का एहसास हो जाता है, उसे अनुभव हो जाता है कि वास्तव में पंच बनना इतना आसान नहीं होता। इस पद पर बैठने के बाद इंसान की जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती है और इस पद की महिमा बनाए रखने के लिए उसे हमेशा सच का ही साथ देना
पड़ता है। यहाँ बैठने के बाद ना कोई मित्र होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। तो देखिए, जैसे ही जुम्मन पंच बना, उसे अपने यानी कि न्यायाधीश की जिम्मेदारी का और अपने पद की गरिमा का एहसास हो गया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस। अब वह खुद उस ऊंचे पद पर बैठा था। हाई प्लेस यानी उच्च पद, सीटेड यानी विराजमान होना, कि अब वो बैठ चुका था इस ऊंची पदवी पर, आज वो खुद बैठा था। हैव हिज रेवेन्स नाउ, कि अब वह सोचता है, अब तक तो वो क्या सोच रहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अलगू से बदला लूंगा, लेकिन जैसे ही वो इस पदवी पर बैठता है तो वो सोचता है कि क्या वह इतने ऊंचे पद पर बैठकर अपना बदला ले सकता है। अर्थात क्या वह इस पद की जो लोगों के मन में ये मान्यता होती है कि सरपंच पंचायत के हृदय में देवता का निवास होता है, और अगर आज अलगू जुम्मन सोचता है कि आज मैंने अगर अपने बदले के लिए, अपना बदला लेने के लिए अगर झूठ का साथ दिया तो इस पूरे गांव का, पूरे सभी लोगों का पंचायत पर से विश्वास उठ जाएगा। जिस पंचायत के हृदय में लोग देवों का निवास मानते हैं, देवता का निवास मानते हैं, तो वो अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या इस ऊंचे पद पर बैठकर वह अपना बदला ले सकता है, रेवेंज लेना, प्रतिशोध लेना या बदला लेना। ही थॉट यानी सोचना, ही थॉट एंड थॉट, वह सिर्फ सोचता है और सोचता है, वो बार बार सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, अपना बदला लेना चाहिए या सच का साथ देना चाहिए, वो बार बार सोचता है। फिर देखिए, नो, नहीं, ही मस्ट नॉट, उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं अपने बदले के लिए जो है किसी का मतलब गलत का साथ नहीं दे सकता। उसका हृदय कहता है कि सच का साथ देना है तुम्हें, गलत का साथ नहीं देना है। तुम्हारा प्रतिशोध, तुम्हारा बदला, तुम्हारा गुस्सा इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता कि तुम सच ना बोलो बल्कि झूठ का साथ दो, न्याय का साथ ना देकर अन्याय का साथ दो। इसीलिए उसके मन से ये विचार हट जाता है कि वह बदला लेगा। वो सिर्फ ये सोचता है कि जो सही होगा, चाहे अगर अलगू चौधरी सही है तो मैं उसके पक्ष में फैसला लूंगा, और समझू साहू सही है तो उसके पक्ष में मैं फैसला लूंगा। तो देखिए, नो, ही मस्ट नॉट, मस्ट यानी जरूरी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, नहीं, ही मस्ट नॉट, नहीं, उसे नहीं अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब यहाँ देखिए, पर्सनल फीलिंग्स का मतलब होता है निजी भावनाएं, कम यानी आना, अलाउ यानी परमिशन देना, वे यानी रास्ता, ट्रुथ यानी सच, जस्टिस यानी न्याय। आपको सारे वर्ड्स बताए गए हैं मीनिंग के, ध्यान दीजिएगा हर वर्ड पर। तो देखिए, फिर वो सोचता है, वो बार बार सोचने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं, उसे सच बोलने और न्याय करने के मार्ग में कभी भी अपनी निजी भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसकी पर्सनल फीलिंग्स कभी भी सच के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। उसे सिर्फ न्याय करना है और सच बोलना है उसके, और वह इस कार्य को करने में कभी भी अपनी निजी भावनाओं को बीच में नहीं आने देगा, क्योंकि उन चीज़ों को कभी बीच में आना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जुम्मन शेख जो कि अब तक बदला लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब वह इस पदवी पर विराजमान होता है तो उसे एहसास होता है कि इस पद पर बैठने के बाद ना कोई अपना होता है, ना ही कोई पराया होता है। इस पद पर बैठने के बाद सिर्फ सच का साथ देना होता है और न्याय ही करना होता है। किसी भी इंसान की व्यक्तिगत भावनाएं उसके बीच में कभी नहीं आ सकती। इस जो जिम्मेदारी का एहसास जो है वो अब किसे हो चुका था, अब जुम्मन शेख को हो चुका था, जो कि अब तक अलगू से बदला लेने के लिए, हर कार्य करने के लिए जो है किसी न किसी तरीके से मौका ही तलाश रहा था। 15 पॉइंट देखिए, बोथ अलगू एंड साहू स्टेट देयर केसेस। यहाँ स्टार्टेड आएगा, कुछ वर्ड मिस हो गया है यहाँ पे, तो स्टेटेड दिया गया है लेकिन यहाँ स्टार्टेड है। तो देखिए, बोथ अलगू, बोथ यानी दोनों, कौन दोनों, अलगू और साहू। बोथ अलगू एंड साहू या स्टार्टेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने, दोनों ने पंचायत के सामने अपना अपना पक्ष रखा, दोनों ने ही अपना अपना पक्ष रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। अब जब दोनों ने ही, अलगू और साहू दोनों ने ही पंचायत के सामने अपना अपना पक्ष रखा, तो पंच लोगों के द्वारा, पंच यानी पंचायत में 5 लोग बैठते हैं, तो उन 5 के द्वारा, और एक मुख्य जो व्यक्ति होता है वो सरपंच कहलाता है, जो सीट पर विराजमान होता है। तो देखिए, जब उन दोनों ने अपने अपने पक्ष रख दिए
तो पंचायत के सदस्यों के द्वारा उनसे दोबारा से क्रॉस एग्जामिन जांच पड़ताल के प्रश्न उत्तर उन दोनों से पूछे गए एंड केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। अब यहाँ देखिए कंसिडर्ड का मतलब है विचार करना या फिर हाँ विचार योग्य हो जाना गंभीरता से, डीपली यानी गहराई से, गहराई से या गहनता से। तो देखिए जब दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा तो पंच लोगों के द्वारा पंचायत के सदस्यों के द्वारा दोनों से क्रॉस एग्जामिन के प्रश्न पूछे गए और उनकी बातों का जवाब सुनने के बाद पंचायत के सभी लोगों ने मिलकर बड़ी गंभीरता से उस समस्या पर, वो जो प्रॉब्लम थी उनके बीच में, उसके ऊपर विचार विमर्श किया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तभी जुम्मन खड़ा होता है, स्टूड अप हो जाने खड़ा हो जाना, अनाउंस करना यानी घोषणा करना। तभी जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है। जुम्मन कौन है इस समय? जुम्मन इस समय पंच चुना गया है उस पंचायत का। तो जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, सभी तरह से विचार विमर्श करने के बाद जुम्मन खड़ा होता है और जो फैसला करना होता है उस फैसले की घोषणा करते हुए कहता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ देखिए इट इज अवर ओपिनियन, अवर यानी कि हमारी पंचायत, ओपिनियन यानी राय, शुड यानी चाहिए, पे यानी चुकाना, प्राइस यानी मूल्य, ब्लॉक यानी बैल। तो देखिए पंचायत ने दोनों ही पक्षों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन लिया है और सभी पंचायत के सदस्यों से इस पंचायत की राय ये है कि साहू को अलगू को पैसे चुकाने चाहिए, क्योंकि अलगू ने अपना बैल साहू को दे दिया था। जिस समय वो बैल साहू को दिया गया उस समय वो बैल जीवित था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, इसीलिए अगर बाद में वो बैल मर गया है तो इसमें अलगू की कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए पंचायत का ये मानना है कि साहू को अलगू के बैल की कीमत चुकानी ही चाहिए। When साहू bought the block, it suffered from no disability or disease। तो देखिए डिसेबिलिटी यानी अपंगता, ब्लैम्ड यानी जो है वो डिजीज का मतलब होता है बीमारी, सफर्ड का मतलब होता है पीड़ित होना, बाउच यानी लाना, ब्लॉक यानी बैल, वैन यानी जब। तो देखिए जब साहू ने अलगू से वो बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, उस समय उस बैल को ना तो कोई अपंगता थी और डिजीज और ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी थी। जब समझू साहू ने अलगू चौधरी से वो बैल खरीदा था उस समय उस बैल को ना तो कोई अपंगता थी और ना ही किसी प्रकार की बीमारी थी, इसीलिए जो है वो अलगू चौधरी को उसके बैल की कीमत मिलनी ही चाहिए। आगे और कहते हैं वो, और कहता है देखिए द डेथ ऑफ द ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, कि उस बैल का मर जाना एक दुर्भाग्य है, कि अलगू का जो वो बैल जो तुमने खरीदा था अगर वो मर गया तो वो बैल की मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये घटना एक मिसफॉर्चून या अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य, डेथ यानी मौत, ब्लॉक यानी बैल, कि उस बैल का मर जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बट लेकिन अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, ब्लेम करना यानी दोष लगाना, और उसके मर जाने का दोष अलगू पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब अलगू ने तुम्हें ये बैल बेचा था उस समय ना तो उस बैल को कोई बीमारी थी और ना ही किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक अपंगता थी, वो बैल बिल्कुल ठीक था। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि वो 1 महीने के अंदर ही मर गया, इसके लिए अलगू जिम्मेदार नहीं है, अलगू पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए तुम्हें अलगू को जो है उस बैल की कीमत चुकानी चाहिए। अलगू could not contain his feelings, अलगू could not contain his feeling, he stood up and said loudly over and over again। कंटेन करना यानी छिपाना। तो देखिए अलगू चौधरी जैसे ही सच्चाई का फैसला अपने मित्र के मुंह से सुनता है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाता है। नॉट कंटेन यानी नहीं छिपा पाया, अलगू अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाता है और वह खड़ा होता है, स्टूड अप यानी खड़ा हो जाना, एंड सैड और कहता है लाउडली यानी जोर से, ओवर एंड ओवर अगेन बार बार कहता है, जोर जोर से चिल्लाकर। अलगू अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाता
और वो खड़ा हो जाता है और बार बार जोर से कहने लगता है, क्या कहने लगता है? विक्ट्री टू द पंचायत। विक्ट्री मीन्स जीत या जय हो, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो। अलगू बड़ा खुश होता है क्योंकि आज जुम्मन ने अपनी दुश्मनी को छोड़कर सच्चाई का साथ दिया था और इस पंचायत में आज फिर न्याय की जीत हुई थी। तो अलगू बड़ा खुश होता है, अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाता। वो खड़ा होता है भरी पंचायत में और जोर जोर से चिल्लाकर बार बार कहने लगता है, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस। यही न्याय है। जस्टिस मीन्स न्याय, कि यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। किसी ने सच ही कहा है कि पंचों की आवाज में या पंच की आवाज में भगवान निवास करते हैं। गॉड लिव्स, भगवान का निवास करना, कि पंच की आवाज में भगवान निवास करते हैं। इसीलिए इस पदवी पर बैठकर कोई गलत का साथ नहीं दे सकता। और आज जुम्मन ने भी ये बात साफ या साबित कर दी थी। अब ये देखिए, पक्षों का फैसला हो चुका है। लास्ट पॉइंट हमारी इस स्टोरी का है। तो देखिए, सून आफ्टर, जल्दी ही, इसके तुरंत बाद, सून आफ्टर यानी तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद जुम्मन कैम टू अलगू। जुम्मन जो है आगे बढ़कर अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड। एम्ब्रेस्ड करना यानी कि गले लगाना, सैड यानी कहना। वो आकर अलगू को गले लगा लेता है और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। कि पिछली पंचायत से लेकर अब तक मैं तुम्हारा शत्रु ही बन गया था। देखिए, सिंस यानी पिछला, लास्ट पंचायत, कि पिछली पंचायत के फैसले के बाद तो बिकम यानी बना, योर एनिमी यानी तुम्हारा शत्रु, कि पिछले पंचायत के फैसले के बाद तो मैं तुम्हारा शत्रु ही बन गया था। पिछली बार जब तुमने मेरे खिलाफ फैसला लिया तो मैं तुम्हें अपना शत्रु समझने लगा था और मैं भी तुम्हारा शत्रु ही बन गया था। टुडे, लेकिन आज, टुडे मीन्स आज, आई रियलाइज्ड, रियलाइज यानी महसूस करना, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ या आज मुझे एहसास हुआ, वॉट इज़ मीन्ट टू बी ए पंच, कि आखिर एक पंच के पद पर बैठने के बाद जो है पंच की जिम्मेदारियां क्या होती हैं या पंच होने का अर्थ क्या होता है। आज मुझे ये एहसास हुआ कि एक पंच होने का अर्थ क्या होता है। मीन्स यानी अर्थ, कि एक पंच होना एक साधारण इंसान नहीं बन होता, वो इंसान जो पंच के पद पर बैठता है। एक पंच होने का मतलब क्या होता है वो आज इस पद पर बैठने के बाद मुझे पता चला है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, क्योंकि एक पंच का ना तो कोई अपना मित्र होता है और ना ही अपना कोई शत्रु होता है। नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, आपको बता ही दिया था। तो देखिए, क्योंकि पंच का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, जो पंच होता है वह तो केवल न्याय करता है, उसे तो सिर्फ न्याय का पता होता है, उसे सिर्फ न्याय करना होता है। नोज यानी जानना, जस्टिस यानी न्याय, वो तो सिर्फ न्याय करना जानता है। उसके लिए ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। अब यहाँ देखिए, डेविएट, डेविएट का मतलब होता है भटकना, और एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो देखिए, आगे वो कह रहा है कि जुम्मन कहते हैं कि जो एक पंच को सिर्फ न्याय का पता होता है और न्याय के पद के आगे ना तो कोई शत्रुता आती है और ना ही कोई मित्रता आती है। अर्थात किसी को भी किसी भी मित्रता या किसी भी शत्रुता के लिए न्याय और सत्य के रास्ते से इंसान को भटकना नहीं चाहिए। डिवाइड यानी भटकना बता ही दिया आपको, कि सत्य के रास्ते पर, चाहे अगर तुम्हारे सामने कोई दोस्त है, चाहे तुम्हारा दुश्मन है, कभी भी आपको सिर्फ सत्य का साथ देना चाहिए। पाथ यानी रास्ता, कभी उस रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। जब ये बात जुम्मन अलगू से कहता है तो अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू दौड़कर अपने मित्र जुम्मन को गले लगा लेता है। एम्ब्रेस्ड करना यानी गले लगाना, एंड वेप्ट और रोने लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो दोनों मित्र फिर से गले मिल रहे थे। सो अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू अपने दोस्त को गले लगाता है और रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। डर्ट यानी यहाँ पर है गलत फहमी। यहाँ डर्ट का मतलब क्या है? डर्ट का मतलब है जो गंदगी, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, और डर्ट का मतलब है वो गंध जो एक दूसरे की बुराइयाँ उनके दिमाग में बस गई थी। बिटवीन यानी दोनों, कौन दोनों? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। तो देखिए, वॉश्ड अवे कर देना यानी धो देना, टीयर्स यानी आंसू। तो देखिए, अलगू दौड़कर अपने मित्र को गले से लगा लेता है और रोने लगता है, और उन दोनों के बहते हुए आंसुओं ने
जो उन दोनों के बीच जो गलतफहमी की सारी जो धूल आ गई थी, जो गंध उनके दिमाग में गलतफहमी की जम गई थी, उनको पूरी तरह से धो दिया और उसके बाद वो दोनों फिर से मित्र बन गए थे। तो बेटा आपकी कहानी आपने सुन ली। ये कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अब आप अपनी जो स्टोरी है उसे रिवाइज़ कर लेना, जो इसके मीनिंग्स आपको बताए हैं उसे कॉपी में कर लेना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।